हेलो फ्रेंड्स, यह है अधिगम श्रृंखला का चौथा भाग, जिसमें हम अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित हम कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और उनका पूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो सभी प्रश्नों का जो वो डिटेल नोट सहित जो पीडीएफ है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेस्टाल्टवादियों को। गेस्टाल्टवादियों ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रारंभ किया है, यानी कि उसका प्रतिपादन किया है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखें तो जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे ही इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर थे और प्रयोगकर्ता यानी जो सिद्धांत है उसके प्रयोगकर्ता कोहलर, और इस प्रयोग में सहयोगकर्ता थे वो कोफका थे। यानी कि मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका ये सभी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इस प्रयोग में उन्होंने चिंपैंजी पर 2 प्रयोग किए थे, साथ ही इस चिंपैंजी का नाम जो था वो सुल्तान था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रवादी सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग के प्रवर्तक हैं। तो क्षेत्रवादी सिद्धांत जो है वो कोटलेविन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अब कर्ट लेविन के बारे में देख लेते हैं। तो कर्ट लेविन जो है वो मूलतः गणितज्ञ थे। इन्होंने अपने पुस्तक फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी में ये सिद्धांत दिया था, यानी कि फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि क्षेत्रवादी सिद्धांत जो है वो कर्ट लेविन ने अपनी पुस्तक फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी में ये सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में उन्होंने जीवन देश शब्द का प्रयोग किया है, ये याद रखना है आपको। साथ ही अधिगम सूत्र दिया है। अधिगम सूत्र कुछ इस प्रकार है कि B इज इक्वल टू F इंटू P इंटू ई, यानी कि व्यवहार बराबर कारक व्यक्तित्व इंटू वातावरण। इंग्लिश में कहें तो बिहेवियर इज इक्वल टू फैक्टर पर्सनालिटी मल्टीप्लाई बाय एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो B.F. स्किनर ने कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस सिद्धांत के बारे में कुछ डिटेल देखें तो इस सिद्धांत के जो उपनाम हैं वो निम्न हैं। इस सिद्धांत को हम आर टाइप थ्योरी कहते हैं, या इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता आदि नामों से जानते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने चूहों व कबूतरों पर प्रयोग किए और इन प्रयोगों में उद्दीपक का अभाव था, यानी कि उद्दीपक का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि रेस्पॉन्स ही था, यानी कि इसमें अनुक्रिया ही थी, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक नहीं था। प्रयोग करने के बाद इसमें जो सिद्धांत था इसमें 2 पुनर्बलन सामने आए, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन में पुरस्कार, प्रशंसा और सम्मान आदि शब्द शामिल थे, यानी कि आदि जो कारक थे वो शामिल थे। और इसे हम कह सकते हैं कि सकारात्मक पुनर्बलन देने पर व्यक्ति अपनी क्रिया दोहराता है। ठीक है, और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन, जिसमें दंड, भय, शोक यानी कि सदमा लगना और डांटना आदि क्रियाएं शामिल थी, जिसे देने पर व्यक्ति अपनी क्रिया नहीं दोहराता है। यानी कि हम कहें तो इस सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व B.F. स्किनर ने पुनर्बलन पर दिया था। अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि गलत है। तो इसका जवाब हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कोहलर ने नहीं दिया था। शेष जो 3 हैं वो सुमेलित हैं, यानी कि सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रॉजर्स ने दिया था, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, जिसे हम शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल यानी कि CL हल ने दिया था। अब उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो इसका आंसर है, इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, और इस सिद्धांत के अन्य नाम यानी कि उपनाम निम्न प्रकार है। तो संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्डिंग थ्योरी, या हम इसे SR टाइप लर्निंग थ्योरी कहते हैं। प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। संयोजनवादी सिद्धांत कहते हैं इसे हम। आवर्ती का सिद्धांत भी इसका एक उपनाम है। चयन एवं संबंध का सिद्धांत, ये भी इसका एक उपनाम है। तथा अधिगम का बंध सिद्धांत, याद रखना है अधिगम का बंध सिद्धांत, ये पेपर में आ चुका है एक बार कि अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है, और ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का ही उपनाम है। साथ ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसे ही कहते हैं। इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे तथा इसमें
इस प्रयोग में उद्दीपक के रूप में उन्होंने मछली को लिया था। अब थॉर्नडाइक ने जो सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत दिए थे उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के 3 प्राथमिक यानी कि मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए थे। अब 3 प्राथमिक नियमों या मुख्य नियमों को देखें तो जिसमें पहला है तत्परता, जिसे हम तैयारी, प्रेरणा या मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम। इस अभ्यास का नियम जो है उसमें 1930 में संशोधन किया गया और इसके 2 भाग किए गए, जिसमें पहला है प्रयोग का नियम और दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। और प्राथमिक या मुख्य नियमों में तीसरा नियम है प्रभाव, परिणाम या संतोष और असंतोष का नियम। 5 गौण नियमों को देखें तो 5 गौण नियमों में पहला है बहुक्रिया नियम, जो बहुत ही मोस्ट है। आपको याद रखना है कि प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत उपयुक्त जो हमने पढ़ा है पहले, उसमें जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो इसी नियम पर आधारित था, बहुक्रिया नियम पर। अगला है इसमें दूसरा नियम जो है वो मनोवृत्ति का है। तीसरा आंशिक क्रिया नियम है। चौथा आत्मीकरण का नियम है, जिसे हम सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। और अंतिम 5वां जो गौण नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब थॉर्नडाइक के बारे में डिटेल देखें तो थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पशु पर अध्ययन किया था। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए थे। अगला प्रश्न है पावलोव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने का कौन सा रूप सही है, यानी कि पावलोव के सिद्धांत का हमें कौन सा रूप इसमें सही है वो बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूसीएस देने पर यूसीआर आती है, सीएस प्लस यूसीएस देने पर यूसीआर आती है और सीएस देने पर सीआर आती है। ये इसका कथन सही हो जाएगा। अब इस सिद्धांत और जो इसका आंसर इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो पावलोव जो थे वो रूसी शरीर शास्त्री थे, यानी कि रूसी शरीर शास्त्री वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था और उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अन्य नामों को देखें तो अनुकूलन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या संबंध प्रक्रिया का प्रतिक्रिया का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। पावलोव ने इस सिद्धांत में सर्वाधिक एस टाइप थ्योरी पर महत्व दिया है। इसे हम सी आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं इस सिद्धांत को, यानी कि उन्होंने एस टाइप थ्योरी पर तो सर्वाधिक महत्व दिया है और इसका जो नाम जो है उपनाम, इसे हम सी आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे और कुत्ता जो था वो बंधा हुआ था और प्रयोग में केवल उद्दीपक था, अनुक्रिया नहीं थी। और प्रयोग का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार निकला था कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो उसकी लार में वृद्धि होती है, ठीक है। और जब पावलोव ने ये बताया, ये एक तरह से पाचन के संबंध में सिद्धांत था, तो 1904 में जब पावलोव ने पाचन क्रिया पर ये जो शोध किया, इसके लिए ही उन्हें 1904 में ही पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इस सिद्धांत की व्याख्या जो है वो जेपी गिलफोर्ड ने अपनी पुस्तक जनरल साइकोलॉजी में की थी। पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंडीशनिंग पावलोव को कहते हैं। अब जो ये संबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके कुछ चरणों के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें पहला है प्रयोग से पूर्व की स्थिति, यानी कि यूसीएस दिया जाता है तो यूसीआर आती है। अब यूसीएस क्या है, तो ये अनकंडीशनल स्टिमुल्स, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक, जिसे हम भोजन के रूप में उसने पेश किया था। तो यूसीआर यानी कि लार आना, यानी कि सीधी बात है कि अगर भोजन दिया जाएगा तो लार आना स्वाभाविक है। उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया तो उसके मुंह में लार आई, सीधी सी बात है, ये स्वाभाविक है। और फिर प्रयोग के समय उन्होंने प्रयोग से पूर्व की स्थिति तो ये बताई से कि भोजन दिया जाता है तो लार आती है। फिर प्रयोग किया तो प्रयोग के समय ये था कुछ इस प्रकार कि भोजन देने से पहले उन्होंने घंटी बजाई, यानी कि सीएस अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनल स्टिमुल्स, घंटी बजाई, फिर उसके बाद में भोजन दिया तो उसके मुंह में लार आई, ठीक है। अब प्रयोग के अंत में क्या था, ऐसा कुछ उन्होंने करते रहे कि घंटी बजाई और फिर भोजन दिया और फिर उसके मुंह में लार आई, ऐसा कुछ समय तक करते रहे। और एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने प्रयोग के अंत में केवल घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह में अपने आप लार आ गई। तो ये प्रयोग यहाँ पर सत्य होता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक के समान क्रिया होना, यानी कि भोजन के समान उसके मुंह में लार आ गई घंटी बजते ही।
तो ये इसका अंतिम चरण है कि CS देने पर CR आती है, जिसे हम CR को अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं। और आपको ये याद रखना है कि UCS और CS यानी घंटी और भोजन के बीच समय अंतराल कम होना चाहिए, तभी ये नियम प्रभावी होता है, यानी कि 2 से 3 या 3 से 4 सेकंड का ही गैप होना चाहिए। आज का जो लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो डिटेल नोट्स सहित PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।